दोस्तों, डाइट स्पॉट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप। जैसे कि दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूपी जुडिशरी 2023 12 फरवरी 2023 को होने वाला एग्ज़ाम है, जिसमें कि जीएस पेपर में कुछ आपके लीगल माइनर एक्ट जोड़े गए हैं। तो उसके संदर्भ में मैंने आपको सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित, पॉस्को एक्ट से संबंधित, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित, जिसे हम सीनियर सिटीजन एक्ट कहते हैं, तो उस 2007 का है। तो इसके संबंधित सभी वीडियो मैंने आपको अपलोड किया और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, रिव्यू रहा और लाइक शेयर आपने किया और बहुत ही पसंद किया। तो इसको देखते हुए मैंने आपके लिए कि सीरीज में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उसके संदर्भ में ये वीडियो मैं फिर आपको, इसमें एक है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2071 का, जिसको अमेंडमेंट करके जो एक्ट बनाया गया है 2021 का। तो इसके अंतर्गत जो है कि आपको अब कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें जो कि आपके मेडिकल एडमिशन का जो वीक था उसको बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें 20 था, अब इसको 24 कर दिया गया है, और 7 था उसको 14 था, 12 था उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से इसमें जो भी प्रावधान थे, अब इसको जो 12 और 20 सप्ताह थे, अब इसको 12 को तो रखा गया है, किंतु 20 को 24 कर दिया गया है। तो इसको जो एक्ट है 2021 अमेंडमेंट एक्ट, इसको पारित किया गया। और जो एक्ट है, टोटल एक्ट में जो किया है आपके 7 सेक्शंस हैं। और इसका जो प्रवर्तन हुआ, अगर पुराने एक्ट की बात करें तो 10 अगस्त 1971 का था। और जो नया एक्ट बना गया है 2021 का, उसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 24 सितंबर 2021 है। तो दोस्तों, इन दोनों एक्टों के माध्यम से मैं आपको पहले पुराने एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ब्रीफ है आपका, ये आपका गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का है। अधिनियम संख्या 2034 है, 10 अगस्त आपको दिखाई दे रहा होगा 71 का। और इसका जो मेन पर्पज़ था, ये मेडिकल टर्मिनेशन जो किए जाते हैं, पहले तो महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जो अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना था, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना था, जो कि आपको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो उनको राइट्स दिए गए हैं। क्योंकि 2021 में एक जस्टिस पुथुस्वामी केस आया यूनियन ऑफ इंडिया का, तो उसके मामले में इस एक्ट को, जो आपका अमेंडमेंट है, इसको बनाया गया, तो इसको प्रवर्तन कराने के लिए। तो इसके संदर्भ में जब आप देख सकते हैं, तो संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया है। इस नियम का नाम है, ठीक, अब इसको अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधित अधिनियम 2021 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको, इसलिए मैं बार बार इस पर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक्ट आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम ही पूछा जाएगा अमेंडमेंट के नाम से, तो इसको आपको याद रहना चाहिए, ठीक। और इस जो अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रवर्तन डेट है वो 24 सितंबर है। राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली है वो 25 मार्च 2021 को मिली है। तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। अब इसमें आते हम कुछ चीज़ें, इसमें मेन है जो धारा 1 में जो परिभाषा, धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है, संरक्षक के संदर्भ में अवयस्क है या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के शरीर को देख रेख का प्रभावी व्यक्ति अभिप्रेत है। और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मानसिक क्षमता से भिन्न किसी मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता है। अवयस्क ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, इसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के संदर्भ में, जैसा कि इसके पहले वाले एक्ट में मैंने बताया था। अब रजिस्ट्रीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिसको आरपीएम के नाम से जाना जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं उसको। तो चिकित्सा अभिप्रेत है इसकी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उस 1956 का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता होगा, और जिसका नाम जो राज्य चिकित्सीय रजिस्टर है उसमें दर्ज किया गया होना चाहिए, जिनसे स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति रोग विज्ञान में उसे ऐसा अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए के अधीन बनाए गए जो नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। अब गर्भ रजिस्ट्रीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है, गर्भ जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है, क्या भारतीय दंड संहिता की
इसी बात के होते हुए जैसा कि 312 में आपको प्रावधान दिया गया है, तो इसी एक्ट के संदर्भ में कह रहा है यहाँ पे भारतीय दंड संहिता के, यदि कोई गर्भ किसी चिकित्सीय रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी है, ठीक, मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके अनुसार समाप्त किया जाएगा, जो कि वह चिकित्सा व्यवसायी संहिता के अधीन किसी तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। अर्थ मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इस एक्ट के अंतर्गत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल, या ध्यान रहना चाहिए आपको कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अगर इस तरह का मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है तो वहाँ पे दंडनीय नहीं होगा, किंतु उसमें प्रावधान बताए गए हैं कि कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ गर्भ के संदर्भ में है, अब इसी को अमेंड किया गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका जो वह स्थान जहाँ गर्भ समाप्त किया जा सकेगा वो सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में है। धारा 3 और 4 कब लागू नहीं होंगी इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आपके जो अदर प्रावधान है इसमें कहा गया है कि 2-4 में है कि 2-4 और प्रावधान गर्भवती महिला के संदर्भ में लागू नहीं होंगे, जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप मेडिकल क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी बात के होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा गर्भ का समापन जो रजिस्ट्रेशन व्यवसायी नहीं है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, ठीक, चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, उसके अधीन अपराध होगा जो कठोर कारावास है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 वर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 7 वर्ष अधिक और मिनिमम 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय बनाया गया है, ठीक। इसके बाद इसमें अन्य प्रावधान जो दिए गए हैं आपको देख सकते हैं कि भिन्न स्थान किसी गर्भ स्थान करेगा वो कठोर कारावास से, मतलब उल्लिखित से भिन्न, मगर अगर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय पंजीकृत जो व्यवसायी है चिकित्सा व्यवसायी उस रजिस्ट्रित संस्था में ही करेगा। यदि उससे भिन्न किसी संस्था में अधीन करता है इसके अधीन वो 2 वर्ष तक की कम की नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब जहाँ बताया गया है वहाँ कराना होगा। किंतु अब इसमें कहा कि अनुमोदित नहीं है, यदि कोई रजिस्ट्रित संस्था है जहाँ पे कहा जा रहा है, अगर वो ऐसी नहीं है जो आपको धारा 4 में बताया गया है, तो उसकी 2 वर्ष से कम नहीं होगी, और जो कठोर कारावास है जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ये प्रावधान आपको ज़्यादा याद रखने हैं दोस्तों, ठीक। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 वर्ष से कठोर कारावास की बात है, 2 वर्ष से कम नहीं होगा, और 7 वर्ष से तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। इसके बाद स्पष्टीकरण में आ जाइए दोस्तों। स्पष्टीकरण में आपको दिखाई दे रहा होगा कि धारा के प्रयोजन के लिए किसी स्थान के संबंध में स्वामी पद से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जो किसी ऐसे अस्पताल या स्थान का, चाहे वो किसी भी नाम से, ज्ञात होना चाहिए, अधीन गर्भ का समापन किया जा सकेगा, प्रशासनिक प्रावधान है, वो लाइबल होगा या कारण का अनुच्छेद करने के लिए जिम्मेदार है। स्पष्टीकरण 2 में इसमें बताया गया कि इस प्रयोजन के लिए धारा 2 के जो खंड घ के अंतर्गत है वो बंधों का उतना ही भाग जितना रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी द्वारा स्त्री रोग या प्रसूति रोग के संदर्भ में बताया गया है, अनुभव है और प्रशिक्षण रखने के संबंध में लागू नहीं होगा। अगर उसको प्रशिक्षण ये सब चीज़ें प्राप्त है तो वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद नियम के समापन के नियम शक्ति बनाने की शक्ति है, तो केंद्रीय सरकार को इसके संदर्भ में पूर्वगामी शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वो क्या कर सकती, नियम बना सकती है सभी के लिए। तो इसके संदर्भ में आपको अनुभव प्राधिकरण व्यवसाय चिकित्सा है उसकी दशा को प्राप्त करना होगा, जब गर्भ निधि से समाप्त करने का हो, ऐसे नियम जो बनाए गए हैं उनके प्रावधानों लागू करने के संदर्भ में हो। इसके बाद आपको केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की यथाशक्ति संसद के सदन पर रखना होता है। इसके बाद नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति सेवल में दिया गया है। तो इस तरह से ये तो संक्षेप में मैंने आपको ये जो पुराना एक्ट है बता दिया। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा जो एक्ट बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन, जिसको MTP के नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो अब इसमें जो वीक था 22 वीक था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको अब 24 वीक की जगह, यहाँ पे बात चल रही थी कि 22 वीक हो जाए, किंतु उसको अमेंड करके इसको
जो वीक था उसको कहाँ कर दिया गया। अब इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि अब देखिए कि यहाँ पे जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट था और 21 है। इस चार्ट को आप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन ऑफ द एज सेक्शन 4 की बातें हैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ द ओनली अप्लाई फॉर द मैरिड वोमेन के संदर्भ में लागू होगा। दूसरा है कि अनमैरिड वोमेन आर आल्सो कवर्ड। इसके अंतर्गत जो पहले का एक्ट था ओनली मैरिड वोमेन के संदर्भ में था। अब किंतु जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो 21 का है इसमें आल्सो मेंशन कर दिया गया है कि कवर्ड द वोमेन। ठीक, अनमैरिड वोमेन आर आल्सो कवर्ड, मतलब अनमैरिड भी अगर है तो भी इसके अंतर्गत कवर्ड हो सकती है। ठीक, मतलब उस पर भी ये अधिनियम लागू होगा, उसका भी प्रेगनेंसी किया जाएगा। अब होता है गेस्टेशनल एज लिमिट, मतलब किस एज में प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। तो उसमें 20 वीक फॉर द ऑल इंडक्शन, मतलब इंडिकेशन की बात है कि वहाँ पे अगर उसमें प्रेगनेंसी है अगर 20 वीक की है तो वहाँ पे पहले एक्ट में 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशन के संदर्भ में एज लिमिट के जो बात कर रही है। बट किंतु अब क्या किया गया इसमें 24 कर दिया गया है फॉर द रेप सर्वाइवर बियॉन्ड 24 वीक फॉर द सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। मतलब अगर वो रेप से संबंधित है, सर्वाइव कर रही है रेप से, कोई अगर उस गर्भ है उसके संदर्भ में, और 24 वीक तब भी किया जा सकता है जब सब्सटेंशियल फीटल ऑफ द एबनॉर्मल, जबकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल ढंग से नहीं हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में और उसके लाइफ के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम 24 वीक के भीतर भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा प्रावधान इसमें, मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर द टर्मिनेशन। इसमें जो ग्राउंड है आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राउंड के संदर्भ में। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर द टर्मिनेशन, मतलब कि सेक्शन 4 में बताया गया कि कोई भी मेडिकल जो टर्मिनेशन कराया जाएगा, जो गर्भपात होगा, उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब पहले एक्ट में जो था, जो हम ये इस एक्ट की बात करते हैं जो कि आपका 71 का था, 1971 का, तो 1 RPM, मतलब RPM का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि RPM का मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा है, टिल द 12 वीक के संदर्भ में बताया गया था। और अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर 20 वीक का है तो वहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेना जरूरी था। ठीक, रिपोर्ट देनी जरूरी थी। अब दूसरा है क्या कि यहाँ पे जो अब नया एक्ट बनाया गया इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 20 वीक का है, और अब पुराने एक्ट के अंतर्गत तुरंत उलट दिया गया कि जो पुराने एक्ट में 2 का था उसको 1 कर दिया गया। इसको याद करने का ट्रिक है कि जो पुराने में था 2 की जगह 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात थी, तो अब वो पहले वाले में हो गया कि 20 वीक होगा। और दूसरे वाले में है कि जहाँ पे 20 था अब वहाँ पे 20 से 24 वीक संदर्भ में मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर द 24 वीक, अगर वो मेडिकल बोर्ड का जो है वो अगर परमिशन दे देता है टू जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है उसके द्वारा वो परमिशन कर देता है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। इसके बाद आता है बेंच ऑफ द वुमेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब अगर बेंच है उसमें जो रखी गई है कॉन्फिडेंशियल, उसको अगर लीक किया जाता है, किसी प्रकार से ब्रीच होता है कॉन्फिडेंशियल को वुमेन के द्वारा, कॉन्फिडेंशियल अगर कोई ब्रीच करता है उसकी एकाग्रता जो प्राइवेसी है एकाग्रता को, तो ऐसी स्थिति में पुराने एक्ट में जो था 1000 का फाइन था, किंतु अब क्या कर दिया गया है कि फाइन तो किया ही गया, यहाँ फाइन को लिमिट नहीं बताया गया, किंतु और इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया 1 ईयर का। तो इस तरह से आपका जो एक्ट है इस संदर्भ में ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब ज़्यादा टाइम का नहीं है, 1 मिनट में आपको लूँगा। इसमें कुछ एक केस है जिसमें प्रेगनेंसी का
के प्रोविजन ऑफ द एमटी कुछ प्रमुख प्रावधान है जिसको मैंने ऊपर बता दिया। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा चीज़ है इसमें सिग्निफिकेंस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बताए गए हैं SDG का 70.7 था, 3.7 एंड फ्रंट पर्टेन टू द यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द राइट्स के बारे में समस्या आ रही थी और इंक्रीज किया गया अमेंडमेंट के द्वारा विल इंक्रीज द एम्बिट एंड एक्सेस ऑफ वुमेन टू सेफ अबॉर्शन सर्विस एंड एंश्योर डिग्निटी ऑटोनॉमी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जस्टिस फॉर वुमेन हु नीड द टर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इशू क्या था इसमें? इशू यही था कि वन ओपिनियन इज द टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इज द चॉइस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट will the other is that the state has an obligation to protect life and hence should provide for the protection of the fetus. Across the world, countries set varying condition and time limits for all allowing abortion based on the fetal हेल्थ एंड रिस्क ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। इसके संदर्भ में इशू था, इसीलिए नॉट अलाउड द बियॉन्ड 24 वीक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये तरह के कंडीशन नहीं आते हैं। अगर 24 में अलाउड किया जाता है तो उसके संदर्भ में मेडिकल बोर्ड एक बनाया जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट सस्टेनेबल एब्डोमेन जहाँ पे एबनॉर्मलिटी है तो ऐसे स्थिति में किया जाता है। अब एक आता है कि इसके अंतर्गत जो गायनेकोलॉजिस्ट को 75% शॉर्टेज हुआ है इस तरह के संदर्भ में, और वे फॉरवर्ड जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट है टेकन सच बोल्ड स्टैंड और लिया है और इसमें अमेंडमेंट करने का प्रयास किया कि इस जो अमेंडमेंट किया गया वो किस केस के माध्यम से किया गया, वो आपका जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2017 का केस था। इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस एज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which despite laying a robust jurisprudence on the reproductive rights and the privacy of the woman does not translate into the fundamental shift in power from the doctor to women seeking an abortion. The government needs to ensure that all norms and the standardized protocols in clinical practice to facilitate abortions are followed in healthcare institutions across the country. Next है along with that the question of abortion needs to be decided on the basis of human rights, the principles of solid science, and in step with the advancement in the technology. Next है since it has now become an act, one can be assured that country is on the road to the advancement addressing women issues more the physically than ever। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा, द हिंदू का एडिटोरियल था, तो इसके संदर्भ में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक बार मैं अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो इसको आप ले सकते हैं, यहाँ पे यही मेन प्रोविज़न है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप लोग लाइक सब्सक्राइब से शेयर करेंगे। आपसे जाते जाते यही मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपके रिव्यू तो आते हैं 300-400 रिव्यू जा रहे हैं देख रहे हैं कि वीडियो के, किंतु लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लाइक कमेंट कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मैं पुनः आपको लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको
इससे रिलेटेड, क्योंकि मेंस में ये जीएस पेपर का जो आपका होगा मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर इससे रिलेटेड आपको नोट चाहिए तो 8896627960 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के लिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।